Hello everyone, my name is Avinash Kumar Yadav and I welcome all of you to the official YouTube channel of Law Prep Tutorials. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रीसेंट इशू के बारे में, जहां पर नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ दैट इज NLU हैदराबाद, वहां के अराउंड 450 स्टूडेंट्स ने अपने वाइस चांसलर को एक लेटर लिख करके एक रिटन रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया, जहां पर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चीफ गेस्ट बनाकर बुलाने को लेकर के डिसअफेक्शन जाहिर किया। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इंडिया में एडवोकेट्स के कंडक्ट और लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करती है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके आउटगोइंग बैच ऑफ नालसार यूनिवर्सिटी को किसी भी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करने से टेम्परेरीली बैन कर दिया था। बाद में कुछ ही देर बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन मनन मिश्रा ने यह डिक्लेयर किया कि यह नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर लिया गया है। Let's try to understand what are the legal aspects, how does this impact academic freedom and freedom of speech and expression and right to protest. That is something that we are going to discuss in this video. आप ये देख सकते हैं, he is the chairperson of Bar Council of India, Mr. Manan Kumar Mishra. He is also a member of Rajya Sabha and we have Chief Justice of India. इसके साथ साथ ही क्या मुद्दा है इसको हम लोग समझते हैं। नालसार BCI कंट्रोवर्सी में अगस्त 2026 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने संसद चलो प्रोटेस्ट, जो कॉकरोच जनता पार्टी जिसको एक तरीके से लीड कर रहे थे, वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का जो एटीट्यूड था उसको कंडेम किया। इसके साथ साथ ही बाद में अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपने वाइस चांसलर को यह आपत्ति भी जाहिर करी कि उनको एज ए चीफ गेस्ट बना करके नहीं बुलाना चाहिए। बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सारे के सारे स्टूडेंट्स जो इस बैच के थे उनको टेम्परेरीली स्टॉप कर दिया कि वो किसी भी स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट नहीं करवा सकते हैं। कुछ ही घंटों बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हैवी बैकलैश के बाद अपने इस रेस्ट्रिक्शन को विथड्रॉ कर लिया और इसके बाद फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन आया है। उनका क्या कहना है इस मामले में, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी ट्रिगर हुई, ये समझने की कोशिश करते हैं। करीब 450 स्टूडेंट्स ने सबसे पहले यहां पर हमें देखने को मिला कि अपना देखते हैं रेजिस्टेंस यहां पे जाहिर किया। इसके बाद स्टूडेंट्स का जो ऑपोजिशन था वो बेसिकली कनेक्टेड था चलो संसद प्रोटेस्ट को लेकर के और CJI के रिमार्क्स को जो कि प्रोटेस्ट के बारे में उन्होंने दिए थे। इसके बाद अगर आप देखोगे तो एक रिक्वेस्ट भी करी गई कि इस केस में जो भी पुलिस एक्शन हुआ उसकी अर्ली हियरिंग हो, और स्टूडेंट्स जो भी एटीट्यूड था टॉप कोर्ट का उससे डिससेटिस्फाइड थे। इसके बाद फाइनली आप देखेंगे तो डिसेंट देखने को आता है और ये एक वाइडर डिबेट रेस करता है इंडिया में एकेडमिक फ्रीडम को लेकर के। इसके तुरंत बाद ही बार काउंसिल का पहला ऑर्डर आता है 13 अगस्त 2026 को, जहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू करा है सारी स्टेट बार काउंसिल्स को कि वो इस बैच के स्टूडेंट्स को कहीं पर भी एनरोल नहीं कर सकते हैं जब तक कि फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाता। इसका मतलब प्रोफेशनल एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट वो पूरे के पूरे बैच का टेम्परेरीली होल्ड पर रख दिया गया, जिसको कि बहुत सारे लोगों ने एक एक्सट्रीम स्टेप बताया है विच इज वेरी डेंजरस टू द एकेडमिक फ्रीडम इन कंट्री। अब देखेंगे कि ये डायरेक्शन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि स्टेट बार काउंसिल के साथ जो एनरोलमेंट होता है वो एक एसेंशियल स्टेप है किसी भी लॉ स्टूडेंट के ग्रेजुएशन के बाद उनको एज एन एडवोकेट एनरोल करने को लेकर के। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे को एग्जामिन करने की बात करी और इसमें इन्वेस्टिगेशन भी कैरी आउट करने की बात करी। अब यहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये कह रहे हैं कि जब तक उनका फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक यही ऑर्डर वैलिड रहेगा, और इसके साथ साथ ही वो उन्होंने काफी सारी इंफॉर्मेशन सीख करी नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से, विच इज ऑल्सो द थर्ड बेस्ट लॉ यूनिवर्सिटी इन इंडिया। रिपोर्ट में वो आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि इस तरीके का कैंपेन ऑर्गेनाइज करने का हिस्सा थे, जो कि इस प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स थे। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स या ऑफिस बेयरर्स कौन है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरीके के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की, कौन कौन से फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनका इसके पीछे हाथ हो सकता है, रिसर्च स्कॉलर्स, एल्यूमिनाई और बाकी लोग जो एसोसिएटेड है इस कैंपेन के साथ। ये सारी डिटेल्स जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया सीख कर रही थी अपने पहले ऑर्डर के बाद। इसके बाद आपको देखने को मिलता है 13 को ये ऑर्डर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, जहां पर ये एक इनहैंस्ड AI वर्जन है बट द ऑर्डर रिमेन्स द सेम, जहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह बात बताई है कि जो लोग भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं उन इस इशू में क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने इसके बाद अपना एक प्रेस रिलीज निकाल करके इस बात को क्या किया है, कंडोन किया है इस केस के अंदर, राइट, कंडेम किया है, सॉरी।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंटरवीन क्यों किया? क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट्स एक्ट के अंदर बनाई गई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इनका काम है इंडिया में एडवोकेट्स के बिहेवियर को रेगुलेट करना और इसके साथ साथ ही इंडिया में लीगल एजुकेशन को मॉनिटर करना या रेगुलेट करना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से फ्यूचर एडवोकेट्स अगर हम देखें तो क्रिटिसाइज करने के लिए यहां पर ऑथराइज्ड हैं, डिबेट, डिसएग्री, ये सारी चीजें अलाउड है, बट कोई भी चीज जो इंटिमिडेशन कंसिडर करी जा सकती है, जो कोअर्जन कंसिडर करी जा सकती है, किसी के अगेंस्ट पर्सनल अटैक कंसिडर करी जा सकती है, डिसरप्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, और उसके साथ साथ ही अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी के ऊपर इस तरीके का अटैक होता है तो उस केस में इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये सिनेरियोज एक वैलिड क्रिटिसिज्म से कंप्लीटली अलग है। अब इस मुद्दे पर हरीश उप्पल का एक लैंडमार्क केस आता है जो कि इस पर अथॉरिटी है, जहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि मुद्दा यहां पर जो उठाया गया वो बेसिकली इस चीज के बारे में बात करता है कि किस तरीके से स्ट्राइक्स या बॉयकॉट्स जो एडवोकेट्स करते हैं उसको डील किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह बोला कि लॉयर्स के पास जनरली स्ट्राइक या बॉयकॉट कोर्ट्स को करने का राइट नहीं होता, क्योंकि एडवोकेट्स की ड्यूटी होती है उनके क्लाइंट्स के प्रति और इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के प्रति। यहां पर कोर्ट ने एडवोकेट्स को लॉ ऑफिसर्स बताते हुए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर फोकस किया और उन्होंने ये बताया कि ये 3 इंस्टीट्यूशंस या स्टेक होल्डर्स हैं जिनके प्रति एडवोकेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओ करते हैं। ये पूरा का पूरा मुद्दा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है दैट इज कनेक्टेड विद फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया एंड दैट इज आल्सो रिलेटेड टू राइट टू प्रोटेस्ट। स्टूडेंट्स के पास राइट है कि वो अपने डिसएग्रीमेंट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसके साथ साथ ही किसी भी तरीके का वैलिड क्रिटिसिज्म करने का उनको राइट है। किसी जज को क्रिटिसाइज करना ऑटोमेटिकली मिसकंडक्ट के मीनिंग के अंदर फॉल नहीं करता। और क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे सिर्फ अपना डिसअफेक्शन या डिसएग्रीमेंट शो करने के लिए। इसके साथ साथ ही इंडिया में डिबेट, डिसएग्रीमेंट्स और इन सारे इश्यूज के ऊपर ये लाइट थ्रो करने वाला एक इंसिडेंट है जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है। राइट टू प्रोफेशन एंड प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो आर्टिकल 19 ग्रांट करता है इंडियन सिटीजन्स को राइट टू कैरी ऑन प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ देयर ओन चॉइस। और अगर किसी भी तरीके का एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन जैसा कि इस केस में देखा गया है जो कि डिसएग्रीमेंट या क्रिटिसिज्म के केस में लगाया जा रहा है, तो इसको एक प्रोपोर्शनल मेजर नहीं बोला जाएगा इस केस के अंदर। अब देखते हैं क्या प्रोफेशन के ऊपर यहां पर आपको डायरेक्टली असर देखने को मिल रहा है, और इसके साथ साथ ही अगर कलेक्टिवली सारे लोगों को पीनलाइज किया जा रहा है फॉर एक्शन ऑफ ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स, तो इस केस के अंदर ये प्रोपोर्शनैलिटी के क्वेश्चन को वॉयलेट करता है या प्रोपोर्शनैलिटी के इशू को वॉयलेट करता है। अगर सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स इस तरीके के मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व हैं, क्या ये रीजनेबल है कि पूरे के पूरे बैच को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए फॉर्म एनरोलमेंट विच इज एन एसेंशियल स्टेप टू कैरी आउट देयर राइट टू प्रोफेशन एज एनश्राइंड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? अब इसके तुरंत बाद ही बहुत सारा बैकलैश सोशल मीडिया पे बाय लॉयर्स एंड लॉ स्टूडेंट्स एंड इन जनरल इंडियन सिटीजन्स, बहुत सारा बैकलैश आने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो फ्रीज लगाया था एनरोलमेंट पर उसको कुछ ही घंटों के बाद क्या किया है, विथड्रॉ कर लिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक्नॉलेज किया कि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इनोसेंट थे और उन्होंने किसी तरीके की डिसरेस्पेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इन्होंने ब्लैंकेट डिस्क्रिशन को भी विड्रॉ किया और स्टूडेंट्स अब स्टेट बार काउंसिल्स के साथ एनरोल कर सकते हैं, और जो भी प्रोसीडिंग्स चलाई गई या इन्वेस्टिगेशन 2026 बैच के साथ उसको क्लोज किया गया और कोई भी फर्दर एक्शन इसमें लिया नहीं जा सकता। इसके साथ साथ ही अगर आज हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट की इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आती है 14 अगस्त 2026 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत हिमसेल्फ, इन्होंने स्ट्रांगली डिसअप्रूव किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन को, और उन्होंने बोला कि ये जो एक इशू है ये उनके और स्टूडेंट्स के बीच का एक इशू है, यहां पर बार काउंसिल का इंटरवेंशन जो था वो सही नहीं था। उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स के पास राइट है कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अपने डिसएग्रीमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि कोई भी प्यूनिटिव एक्शन नालसार के स्टूडेंट्स के अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता। सो दिस इज द फाइनल स्टेटस और दिस इज द फाइनल न्यूज दैट वी हैव अभी तक जितना भी खबर हमारे सामने आई है। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइज द होल इशू, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया विच इज रैंक्ड 156th in the academic freedom out of total 179 countries surveyed, how do you think that this incident is going to impact
freedom of speech, right to protest, and freedom to disagree or to freedom to express disaffection. यहां पे आप बताइए कि क्या पीसफुल स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो होते हैं क्या वो किसी तरीके का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो सकते हैं? आप ये भी बताइए क्या ये फेयर था इस तरीके का जो कंप्लीट बैच का एनरोलमेंट जो फ्रीज कर दिया गया था या रोक दिया गया था? Please put your opinions in the comment box. Thank you so much for watching the video. I will see you guys in the next one.